केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात सुपर पावर के टूटते घमंड की करेंगे। क्या ईरान के चक्रव्यूह में फंसकर डोनाल्ड ट्रंप का महाशक्ति होने का गुरूर चकनाचूर होगा? ईरान की धरती को बारूद से पाट देने का दावा करने वाला व्हाइट हाउस आज घुटनों पर बैठकर दुआएं मांग रहा है। ओवल ऑफिस से आई तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है, जहां युद्ध का शोर मचाने वाले ट्रंप आप पादरियों के घेरे में हाथ जोड़कर बैठे हैं। जो राष्ट्रपति कल तक अपनी मिसाइलों की गिनती करवाता था, अपनी ताकत की वाहवाही करता था, आज वो अपने तबाह होते बेसेस, लड़ाकू विमानों और खाली होते खजाने को देखकर कांप रहा है। ईरान की जिस ताकत को ट्रंप ने हवा समझा था, उसी ने आज अमेरिका की कमर तोड़ दी है। कैसे ट्रंप सरेंडर मोड में आ चुके हैं, आपको बताएंगे। दूसरी खबर उस महाविनाशक हथियार की है जिसने इजराइल से लेकर अमेरिका तक के सुरक्षा कवच भेद दिए हैं। ईरान ने अपनी सबसे हाई क्वालिटी बैलिस्टिक मिसाइल का वो अवतार मैदान में उतार दिया है जो आसमान में जाते ही मौत का जाल बुन देती है। ये युद्ध की बिसात पर बिछाई गई वो चाल है जिसने सुपर पावर की हालत खराब कर दी है। क्या ईरान ने वो ब्रह्मास्त्र दाग दिया है जिसका कोई तोड़ फिलहाल दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है? इस पर भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर उस ग्लोबल ऑयल गेम की है जिसमें सुपर पावर अमेरिका को भारत की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। जिस रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप प्रशासन अब तक आंखें दिखा रहा था, आज उसी व्हाइट हाउस ने हाथ जोड़कर भारत को स्पेशल डिस्काउंट और ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये भारत का बढ़ता रसूख है कि जंग के बीच भी हमारी तेल सप्लाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को अपनी पाबंदियों वाली फाइल को किनारे रखना पड़ा है। इस पर भी अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका की। जिस जंग की ट्रंप ने अपनी सनक से शुरुआत की थी, वही उनके गले की कैसे फांस बन चुकी है। क्या सुपर पावर अब बैकआउट करने का बहाना ढूंढ रही? बताएंगे आप। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ट्रंप अब पसोपेश में है, फंस चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये युद्ध छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब चर्चा ये है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और यही डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन इस कदर बढ़ा रहा है कि उन्हें लग रहा था कि जो 2-4 दिन का युद्ध है वो लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान हाथ खड़े नहीं कर रहा है, ईरान लगातार अटैक्स कर रहा है। और जरा दो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हार मानकर ट्रंप क्या कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ ईरानी हमले बहुत तेजी से अमेरिका के बेसिस पर हो रहे हैं, इजराइल पर निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ओवल हाउस में जिस तरह से अपनी कड़क बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठा करते थे, आंखें तरेरते थे, आज वो तब्दील हो गई और अब पादरियों की शरण में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत कैसे आई? बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़बोले ट्रंप कहां गए? और देखिए, बड़ी बात ये समझिए कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा है। ईरान ने अपना सीक्रेट वेपन निकाल लिया है। ये वो जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये 7वें दिन के युद्ध को कैसे भीषण भयंकर बना रही हैं तस्वीरें। आप देखिए, क्योंकि ये जो मिसाइलें हैं, ये तबाही लाने वाली मिसाइलें, ये गदर मचाने वाली मिसाइलें हैं और ये सब कुछ राख कर देने वाली मिसाइल हैं। और यही तस्वीरें अब कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए मुश्किल की वजह बनी हुई। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो अचूक हथियार है ईरान का जो पूरे आसमान में, ये देखिए कैसे छा जाता है, पूरे आसमान को घेर लेता है और एक ऐसा घेरा बनाता है जिसके टारगेट पर जो भी चीज आएगी उसे वो पूरी तरह राख कर देगा। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान के खतरनाक खुर्रम शहर 4 की तस्वीर है। वही बैलिस्टिक मिसाइल जो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखती है, जो हम आपके सामने रख भी रहे थे तस्वीर के जरिए। ये मिसाइल जब लॉन्च की जा रही है खुर्रम शहर, और इसका एडवांस वर्जन, 4th वर्जन अब निकाल लिया है ईरान ने।
तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल करके कैसे तबाही मचा रहा है ईरान। आप ये देखिए, कुवैत में ईरानी ड्रोन्स घुस गए, ईरानी ड्रोन्स भी एक्टिव हैं। ड्रोन्स और मिसाइल का ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अमेरिका से लेकर इजराइल तक सबको टेंशन में डाल चुका है। और जो आस पड़ोस के देश है जिन्होंने यूएस का बेस बनाए हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल खड़ी कर चुका है। आप ये देखिए तस्वीरों में पूरा स्वर्म ऑफ ड्रोन्स आता है, एक ड्रोन नहीं आता है, बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं साथ में। और आप देखिए कि ईरानी ड्रोन्स, ईरानी मिसाइल्स इस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं कि सोचने का समय अमेरिका को नहीं मिल पा रहा है। ये अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसके दम पर अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ईरान तक पहुंच चुका है। और सिर्फ यही नहीं, यूएसएस जेरल्ड भी था मैदान में, लेकिन इन दोनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आप इस तस्वीर में देखिए, बहरीन के अंदर भी ड्रोन से कैसे अटैक हुआ। आप ये ड्रोन स्पॉट कर पा रहे हैं, ये बहरीन की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि अभी भी ईरान ये सोच कर बैठा है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। इस बीच आपको बताएं, इस बीच एक बड़ी जानकारी जो मिल रही, ताजा तस्वीर बड़ी खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जानकारी मिल रही है कि खामनेई का बंकर उड़ाने का वीडियो सामने आ चुका है। जी हाँ, आयतुल्लाह अली खामनेई जिनकी इस घटना में, इस तरह के अटैक्स में मौत हुई है। अब आपको बताएं, इजराइल की एयरफोर्स ने तबाह किया था बंकर जिसमें खामनेई थे। जहां ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो कंपाउंड जहां पर बड़ी बैठक चल रही थी, 20 दोपहर में ये अटैक किया गया था। और ये नई तस्वीरें आई हैं, बंकर कैसे तबाह हुआ है उसकी तस्वीर जारी की गई है। तो ये आपको जानकारी हम दें कि खामनेई के बहुत सारे बंकर्स अंडरग्राउंड बने हुए थे अलग अलग जगहों पर ईरान में, और उन्हीं में से एक बंकर को कैसे तबाह किया गया है उसकी ये तस्वीर जारी कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इन बंकर्स में ही मीटिंग उस समय हुआ करती थी सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अभी इन्हें बंकर बस्टर बम के जरिए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आपको ये दो तस्वीरों के जरिए हम पूरी कहानी बता रहे हैं। जो बड़ा धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, दरअसल जिस तरह से ये बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके बंकर्स को तबाह किया जा रहा है, ये वही ठिकाने हुआ करते थे जहां पहले बैठकें होती थी, लेकिन अब बैठकें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अमेरिका ने ये मुसीबत तो मोल ले ली है, लेकिन यही मुसीबत अब उनके गले की फांस बन गई, क्योंकि ईरान न रुकने का नाम ले रहा है, न थमने का नाम ले रहा है, इंतकाम की आग में जल रहा है। और इसी आग में अमेरिका को लग रहा है कि कहीं वो और इजराइल झुलस न जाए। रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध मोल लेकर सुपर पावर अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया है। हथियार से लेकर अर्थव्यवस्था तक ये जंग अमेरिका पर भारी पड़ रही है। ज्यादा ताकतवर बम भले ही ईरान में गिर रहे हों, लेकिन अर्थव्यवस्था की तबाही वाला बम तेहरान से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन में फूटा है। तबाही की तस्वीरों में जमीन पर जितने गड्ढे ईरान में नजर आ रहे हैं, लगभग उतने ही निशान अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी दिखे हैं। मतलब अमेरिका ने जिसे 2 दिन की कहानी समझा था, वो अमेरिका को दशकों के घाव दे रहा है। ट्रंप के सामने 2 सरदर्दी है। पहली तो तेजी से खत्म होते खजाने को कैसे बैलेंस करें, दूसरी जंग में जान गंवाते सैनिकों के घर वालों को क्या बताएं। ये जंग ट्रंप की सनक का नतीजा है। ट्रंप ने पूरे देश को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जहां ना कोई प्रॉपर प्लानिंग नजर आती है, ना कोई जरूरत। बस वजह है तो एक, ट्रंप ने जो चाहा वो कर दिया। और फिर उसका नतीजा है ये तस्वीरें जहां अमेरिकी महिलाओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और सवाल है कि इन आंसुओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? वो ईरानी सैनिक जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे युद्ध पसंद है? डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं कि ये तस्वीरें पूरे देश में एंटी वॉर सेंटिमेंट को जन्म दे रही हैं, जिसका निशाना कहीं ना कहीं वो खुद बन सकते हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप नए टैंट्रम्स के साथ मैदान में उतरे हैं। ट्रंप ने अपने दफ्तर में ही पादरियों का जमघट लगा लिया। We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind. ट्रंप का कहना है कि वो राष्ट्र और अमेरिकी सैनिकों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ट्रंप अमेरिकी सैनिकों से ज्यादा अपनी गद्दी की सलामती चाहते हैं। और यही वजह है कि जंग में बुरी तरह घिर चुके ट्रंप अब पादरियों की शरण में मौजूद हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जंग का जहाज उड़ाने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या कभी ये बता सकेंगे कि इस जंग में कूदने की असली वजह क्या है? क्या वो इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं,
या फिर वो ईरान का न्यूक्लियर खेल खत्म करना चाहते थे, या फिर ये ट्रंप की निजी सुरक्षा का मामला है, या फिर ये सिर्फ अपनी नाकामियों और गंभीर आरोपों से ध्यान भटकाने का एक एजेंडा है जिसका भुगतान जान गंवाकर अमेरिकी सेना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्हें पादरियों को ओवल हाउस में बुलाना पड़ा, वही ओवल हाउस जहां पर वो कभी किसी पर डांटते, भड़कते, बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते थे। पूरी जानकारी चलिए खबर की आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हुआ क्या है, देखिए अमेरिका से जो तस्वीर आई है, जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो हमेशा आक्रामक छमी हुए रहते हैं, उसी तरह के मोड में रहते हैं, अग्रेसिव मोड में रहते हैं, वो अब सार्वजनिक रूप से ईश्वरीय शरण में पहुंच गए। ये तस्वीर तो यही बता रही है। अमेरिका के शीर्ष पादरी ओवल ऑफिस में पहुंचे थे। आप देखिए कैसे उन्हें घेर के बैठे हुए हैं। ईसाई पद्धति के साथ ट्रंप ने ईश्वरीय साधना की है। ईरान युद्ध के बीच एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं, वो तो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाई, दूसरी तरफ ट्रंप हाथ जोड़कर सलामती की दुआ मांग रहे हैं। व्हाइट हाउस में गूंजती प्रार्थना की आवाजें एक तरह का संकेत आप समझ लीजिए, ये ट्रंप के अंदर बसे मानसिक दबाव को बयां कर रही है कि कितने प्रेशर में है। पादरियों ने अमेरिकी सेना की सुरक्षा का आशीर्वाद भी दिया है, क्योंकि लगातार बॉडी बैग्स आ रहे हैं वहां ईरान में, जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है यूएस बेसिस पे, बॉडी बैग्स आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि उन सैनिकों को सांत्वना है जो जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि एक प्रेशर तो बिल्डअप हो ही गया है डोनाल्ड ट्रंप पर, जिस तरह से ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन सबके बीच जो प्रेशर है उन पर, उसको लेकर पहली बार ये माना है कि ईरान रुक नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान लड़ रहा है, लड़ना चाहता है। आप खुद सुनिए। So what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. लेकिन ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया के मालिक बनना चाहते थे, वापस सुपर पावर बनना चाहते थे, लगता है कि उनका वो सपना टूट गया है, और सिर्फ टूटा नहीं, बिखर गया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टोन अब बहुत बदल गई। ट्रंप अब पहले जैसे आक्रामक नजर नहीं आते। ट्रंप जो पहले दुनिया के जेट्स गिना करते थे, आपको याद होगा ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसके बाद भी अब वो अपने ध्वस्त हो रहे जेट्स गिन रहे हैं, क्योंकि अब तो दुनिया वो तस्वीरें देख रही है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने पहली बार ये माना है कि ईरान ताकतवर है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमसे लड़ना चाहता है। अमेरिका की तरफ से ये बयान सवाल खड़ा करता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से थक चुके हैं इस युद्ध से? क्या ट्रंप ने ईरान की शक्ति को कम आंक लिया था? उन्होंने बहुत हल्के में लिया था ईरान को। उन्हें आइडिया नहीं था किस तरह से ईरान रिटेलिएट करेगा। क्या ट्रंप अब इस जंग से बैकआउट करना चाहते हैं? ये सवाल भी चल रहा है। ईरान जंग से पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में क्या ये जंग अब बहुत लंबी खिंचने वाली है? और डोनाल्ड ट्रंप लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है, कम से कम उनकी बातें यही बता रही हैं, यही समझा रही हैं। इस बीच आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जवाबी बयानबाजी भी हो रही है। और इस बीच एंटनी ब्लिंकन, जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो भी शक शुबा जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति है, ये अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है अमेरिका। आप सुनिए खुद। What I'm worried about, one of the things I'm worried about, and this gets to the second and third order consequences, is we so deplete our arsenal, and it takes a long time to rebuild it, that puts us in a disadvantageous position when it comes to, say, a China or a Russia. तो आप सुन रहे हैं क्या कहना है एंटनी ब्लिंकन का। वो भी सशंकित हैं इस पूरे हालात को देखते हुए। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है, वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को, और यही वजह है कि उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल हम आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बार तुलना करके समझा देते हैं, आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। हम भारतीय लोगों को समझाने के लिए पूरे आंकड़े लाए हैं। देखिए, किसान सम्मान निधि याद है ना आपको, जो किसानों के लिए भारत सरकार ने शुरू की है, उनको जिससे फायदा मिल पाए, उसमें अभी तक कितना खर्च हुआ है? 2026 में आपको बताने 63,500 करोड़ खर्च हुआ है। अब ये जो खर्च आप देख रहे हैं, इतने सारे किसानों को इससे लाभ हुआ, आप समझ रहे हैं। लेकिन अमेरिका 7 दिन के युद्ध में जितना ये खर्च हुआ है ना, 63,500 करोड़, इसका आधा आप मान लीजिए 31 साढ़े 31,000 करोड़ मान लीजिए, उतना खर्च हो गया है युद्ध में। अब भारत में, बिहार में महिलाओं को 14,000 करोड़ रुपए दिए गए उनकी मदद के लिए।
उनके रेस्टोरेशन के लिए, उनका वो जो काम करना चाहती हैं वो काम कर पाएं उसके लिए। लेकिन ट्रंप ने युद्ध के पहले 3 दिन में ही ये 14,000 करोड़ खर्च कर लिए। अब आप सोचिए इससे कितना अमेरिका की जनता को फायदा हो सकता था, लेकिन वो जनता किस तरह से फंस गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा राजनेता चुन लिया है जिसे सैन्य शक्ति दिखाने का बड़ा शौक है। झारखंड में 14,000 महिलाओं को कैश मिला है, 14,000 करोड़ का कैश, और इतना ही पैसा ट्रंप ने आग लगा दी इस पैसे में। कैसे? युद्ध के 3 दिनों में ही आग लगा दी। तो यही एक फर्क होता है, जब आप राजनेता चुनते हैं, अपने देश के लिए राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं, तो आपको सोच समझ के चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सोच समझ के चुनाव नहीं किया तो इसी तरह का रिजल्ट निकलता है। अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, रिजल्ट कैसा निकल रहा है, जरा आपको तस्वीर के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि ये समस्या खड़ी हो गई है। देखिए, ये वो तस्वीर है, डोनाल्ड ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। ये आयरस डेना की तस्वीर है, जिसे श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में अचानक से उस पर अटैक किया गया, जबकि उसमें कोई हथियार नहीं थी। वो नेवल शिप थी ईरान की, और वो जा रही थी, एक इवेंट अटेंड करके जा रही थी, और वहां पर कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी। जैसे श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वो जो तेहरान में अटैक किया गया, जहां बच्चियां पढ़ने जाती थी, उनका स्कूल था, 160 के करीब स्कूली बच्चियां जिनकी मौत हुई और जिनका जनाजा उठाना भारी पड़ गया ईरानियों को। तो वो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि वो तकलीफ देखने को मिली, और यही वजह, ये जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये बता रही हैं कि मनमानी चल रही है, और मनमानी इस कदर चल रही है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, यानी निहत्थों को भी मारने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये तस्वीर समझ में आ रही है। लेकिन आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका भी जवाब अब उन्हें ईरान से मिल रहा है। ईरान के हुक्मरान भी, जो प्रतिनिधि हैं, वो जवाब दे रहे हैं। जरा आपको सुनवाते हैं कैसे वार पलटवार का दौर चल रहा है। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to I think diplomacy down the road is the only option that each country has. I really doubt this administration understand the geniality and also the essence of diplomacy and dialogue. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. तो आप सुन रहे हैं कैसे वार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है। कौन अब तक ये जो वॉर चल रही है, जो महायुद्ध चल रहा है, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, उसमें एलिमिनेट हो चुका है। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं कि किसे किसे एलिमिनेट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इब्राहिम रियासी पूर्व राष्ट्रपति हैं। मई 2024 में जब वो 12 दिन का एक युद्ध चला था, उस दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। आयतुल्ला अली रेजा काउंसिल के प्रतिनिधि जो बनाए गए, उनको लेकर मौत की बातें तो कही जा रही थी, लेकिन अभी तक ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अगला नाम है अली शामखानी, रक्षा परिषद प्रमुख का। इनकी मौत 28 फरवरी को उसी हमले में हो गई थी जिसमें खामनेई की भी मौत हुई थी, और कहा गया था कि इन्हीं की लोकेशन ट्रैक करके खामनेई तक पहुंचा गया था, जिसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, 30 मिसाइलें दाग दी गई थी। मोहम्मद पाकपुर IRGC चीफ कमांडर, ये भी उसी मीटिंग में उस दिन शामिल थे। मार्च 2026 में इनकी मौत की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी मीटिंग में शामिल थे। अब्दुल रहीम मौसावी पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनकी मौत भी मार्च में ही हुई है, इसी महीने हुई है। और अजीज नसीरजादे रक्षा मंत्री ईरान की, इनकी 28 फरवरी को उस मीटिंग में ही मौत हो गई थी जिसमें खामनेई की मौत हुई थी। ये लीडरशिप खत्म होने का दावा तो जरूर हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा वाकई हुआ है कि लीडरशिप खत्म हो गई है? क्योंकि आपको बताएं कि अभी भी खामनेई के बेटे हैं, और इसके अलावा और भी प्रतिनिधि हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि वो संभाल सकते हैं कमान। कौन कौन से लोग हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है? चलिए जानकारी आपको दे देते हैं फटाफट ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पहला नाम जो लिस्ट में आता है वो है हसन खामनेई का। रुहल्ला खामनेई के पोते हैं। 1989 में आपको याद होगा जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, रुहल्ला खामनेई ने कमान संभाली थी, उनके पोते हैं, और ये सुधारवादी चेहरा है। इनका नाम चल रहा है अभी। मसूद पेजेश्कियान का भी नाम चल रहा है। ये आपको बताएं ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, और इनको हुकूमत का तजुर्बा है, इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इनका नाम भी चल रहा है। तीसरा नाम जो चल रहा है अली लारिजानी का चल रहा है,
और ये सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से रोल अभी भी ये प्ले कर रहे थे सुप्रीम लीडर के साथ, खामेनेई के साथ। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इन्हें पश्चिम से बातचीत का तजुर्बा है, इनका नाम भी हो सकता है। इसके अलावा खामनेई के बेटे का नाम तो चल ही रहा है, उसको लेकर लगातार कहा ही जा रहा है कि वो भी इन रनिंग है, उसको लेकर IRGC भी दबाव बना रही है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये ईरान की तस्वीर है जो बता रही है कि ईरान को हौसला ये लड़ाई लड़ने का कहां से आ रहा है, क्योंकि जनता सड़कों पर उतरी हुई है और जो उतरी हुई है जनता सड़कों पर वो कह रही है कि हमें इंतकाम चाहिए, हमें बदला चाहिए और हमें हिसाब बराबर करना और इस बीच आपको बताएं जिस तरह का ये युद्ध चल रहा है इसमें एक नैरेटिव वॉर भी चल रही है, यानी दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये युद्ध दरअसल बड़ा जो हो रहा है, भीषण जो हो रहा है, उसमें रोल दूसरे का है। ये इजराइल भी कह रहा है और ये ईरान भी कह रहा है। और इस बीच आपको जरा तस्वीर के जरिए बताते हैं कि ईरान ने कैसे अपनी मिसाइल निकालकर मुश्किल खड़ी की है। ये आप देखिए, ईरान की जो मिसाइलें हैं, खुर्रम शहर 4, ये वो मिसाइल है जो धमाका करती है तो सब कुछ छलनी कर देती है, मिसाइलों की जैसे बारिश हो जाती है। आप तस्वीर में देखिए, और ये इतनी भयंकर मिसाइल है जिसको देखकर आपको बताएं कि टेंशन में पूरी दुनिया आ चुकी है। तो जब हम आपको कह रहे हैं कि एक छलावे वाला युद्ध भी चल रहा है, एक नैरेटिव वाली लड़ाई भी चल रही है, तो कैसे ये नैरेटिव वाली लड़ाई चल रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पे दे देते हैं। देखिए, ईरान में युद्ध में हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल कर आ रहा है। इस युद्ध में हर पक्ष कोई ना कोई ट्रिक्स अपना रहा है, नई ट्रिक अपनाकर एक दूसरे को थका देने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार बनी है तकनीक, और इस तकनीक के साथ ही भ्रमजाल का सहारा भी लिया जा रहा है। डिकॉय टेक्नोलॉजी ये युद्ध एक अलग स्तर पर पहुंचा चुकी है। डिकॉय का मतलब होता है छलावा, या ये कहते हैं कि नकली दिखाना, इस तरह से दिखाना। मतलब एक ऐसी चीज है जो दुश्मन को भ्रमित कर देगी, उसे टेंशन में डाल देगी, कंफ्यूज कर देगी। आयरन डोम की एक एक मिसाइल 50 से 80 लाख रुपए की है, लेकिन ईरान का एक सस्ता ड्रोन डिकॉय सिर्फ 15 से 20 हजार का है। ईरान के 10 ऐसे नकली ड्रोन गिराने में इजराइल की 10 मिसाइलें लगेंगी। मतलब इजराइल का खर्च होगा 8 करोड़ रुपए और ईरान का सिर्फ 2 लाख। लेकिन इजराइल जरा भी लापरवाही करता है या फिर हमला ना करे तो इन ड्रोन डिकॉय के बीच एक बैलिस्टिक भी हमला कर सकती है। मतलब युद्ध में थका देने की नई चाल सामने आई है, और इसे स्मार्ट प्ले भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ईरान स्मार्टली प्ले कर रहा है। उसे पता है कि उसके पास जो मिसाइल्स हैं, जिस तरह का उसके पास पूरा लाउ लश्कर है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस बीच एक और नया टर्न आया है इस युद्ध में, क्योंकि जेलेंस्की, जी हाँ, यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो खुद युद्ध का सामना कर रहे हैं, उनकी तरफ से आप देखिए लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया, और इस ट्वीट में वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने उनसे मदद मांगी है। किस चीज के लिए मदद मांगी है? शाहिद के लिए। शाहिद जो इस्तेमाल हो रहा है ईरान की तरफ से, उससे बचने के लिए मदद मांगी है। ये बड़ी बात यहाँ जेलेंस्की ने कही है, और इसलिए कही है क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां भारी नुकसान अमेरिका को देखना पड़ा है। आपको बताएं, ईरान का प्रहार पूरे जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर बहुत बदस्तूर जारी, और जो बड़े बेसेस हैं खासकर उन पर हो रहा है। आपको बताएं, अल उदैद बेस, अली अल सलेम एयरबेस, अल थफरा एयरबेस, US 5th फ्लीट जो है मुख्यालय, मुवाफक अल साल्ती एयरबेस की बात करें, एन अल असद एयरबेस की बात करें, इरबिल एयरपोर्ट पर भी US सुविधाएं के जो कैंप लगे हुए हैं, तमाम जगहों पर ये अटैक्स हो रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका को लग रहा है कि वो शाहिद का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन से जेलेंस्की से मदद मांगी, उसको लेकर वो बड़े दावे कर रहे हैं। सोचिए, वो दिन आ गए हैं अब डोनाल्ड ट्रंप के कि जो जेलेंस्की को आंखें दिखाया करते थे, ओवल ऑफिस में बैठकर जलील करते थे, बिना खाना खिलाए डिनर कराए भेज देते थे, आज उनसे मदद मांगने की नौबत आ गई। अब आप सोच लीजिए कि अमेरिका इस युद्ध में कहां स्टैंड करता है। इस बीच आपको बताएं कि लगातार तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं, अमेरिका किस तरह से फंसा हुआ ये समझ में आ रहा है। इस बीच तस्वीर इरबिल की देख लीजिए, इरबिल एयरबेस पर ईरानी हमला हुआ है, ईरान का इंतकाम थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, ये तस्वीरें ये बता रही हैं। और ये तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये भी US बेस है।
खबर ये भी चल रही है कि क्या यहाँ इजराइल ने ईरान को हैक कर लिया है। ईरान के साथ इजराइल यूएस की जंग में क्या कोई और भी है? ये सवाल क्यों पूछा जाने लगा? आपको ये कहानी हम बताते हैं। क्या युद्ध का दायरा बढ़ रहा है? ये सवाल सभी के मन में। ईरान का कहना है कि कई हमलों का झूठा आरोप उन पर लगाया गया, यानी जो पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, जैसा इरबिल में भी आपने देखा है। तेहरान का ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश है इजराइल की। मतलब ईरान ये कह रहा है कि यूएस बेस उसके निशाने पर नहीं है। क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए? ईरान का ये कहना है कि इजराइल की साजिश का ये हिस्सा है, जिससे कि मुस्लिम देशों को ईरान से लड़वा दिया जाए, यानी मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो जाए। अजरबैजान में आपको बताएं, हाल ही में दिन में हुए ड्रोन अटैक में 8 लोग घायल हुए। अजरबैजान ने इसके लिए ईरान को दोषी ठहराया था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का इस पर चौंकाने वाला बयान आ गया। उन्होंने कहा कि ईरान ने ऐसा कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल यहां भी कोई खेल खेल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चर्चा आम हो गई है कि इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। जो ग्रेटर इजराइल वाला प्लान है वो क्या एक्टिव हो चुका है, ये सवाल बना हुआ है। और आपको बताएं कि इसको लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं, ग्रेटर इजराइल का जिक्र भी आ रहा है। आप खुद सुनिए। My country is under attack based on lies, based on flat lies that Iran was imposing imminent threat and these sort of things. You have to know that. Why they started this. If you ask me why they started this, it is because of the power politics and because of the greater Israel and because of the prime minister of the regime of Israel, that they would like to seek greater Israel and they think that is a once a century opportunity for them. तो ईरान के विदेश मंत्री को आपने सुन लिया। उनका कहना है कि ग्रेटर इजराइल प्लान इजराइल का एक्टिव हो गया है। लेकिन ये ग्रेटर इजराइल क्या चीज है? क्या ये एग्जिस्ट करता है? इतिहास में क्या है? चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। ये जो आप पूरे देशों का झुंड देख रहे हैं, दरअसल इजराइल को लेकर कहा गया है कि ये जो देश हुआ करते थे, यानी नील नदी तक कहा जाता है कि इजराइल था। ये कहा गया मिस्र को लेकर, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, फरात नदी, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब को लेकर कुछ हिस्से मिलाकर ग्रेटर इजराइल का सपना साकार हो सकता है। और इसी का जिक्र आप अभी उप विदेश मंत्री जो ईरान के हैं उनको करते सुन रहे थे। आपको बताएं कि इसमें ये एक ऐसा इलाका है, ये एक ऐसा इलाका है जो आपको बताएं कि इसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, आधा सीरिया, 2/3 इराक मिला ले, मदीना समेत सऊदी अरब का 1/3 हिस्सा होता है, मिस्र का आधा सिनाई शामिल है। जायनिस्ट जो यहूदी होते थे, ये एक प्रॉमिस्ड लैंड है उनका ये मानना है। और बाइबल के मुताबिक गॉड ने उनके पूर्वज इब्राहिम को सिर्फ उनके लिए ये गिफ्ट किया था। और इसी आइडिया को जियोनिस्ट ग्रेटर इजराइल कहते हैं। दावा है कि 4000 साल से भी पहले यहूदियों की किताब तोरा में बताया गया था कि गॉड ने इब्राहिम को जमीन देने का वादा किया। और यहूदियों के मुताबिक जेनेसिस में गॉड की तरफ से इब्राहिम के किए वादे में लिखा था कि ये मिस्र की वादी से लेकर ग्रेट रिवर यूफ्रेट्स तक ये पूरा इलाका ग्रेटर इजराइल का है। और इसी की मांग को लेकर अब ईरान इसे नया एंगल देने की कोशिश कर रहा है कि इस वजह से हमले मिडिल ईस्ट में इजराइल करवा रहा है। देखिए, दुनिया तो सन्न है। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक वॉशिंगटन ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। वेनेजुएला के मादुरो को उनके घर से उठा लिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का अंत हो गया। और ये इत्तेफाक नहीं, ये पूरी सोची समझी प्लानिंग लगती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की धड़कनें ऐसे ही बढ़ा दी। उनकी टेढ़ी नजर अब अगले लक्ष्य पर टिक गई। अगर आप सोच रहे हैं कि वेनेजुएला और ईरान तक खत्म हो चुका है, तो नहीं, खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि अगला नंबर किसका है? क्या ट्रंप अब पूरी दुनिया के खलीफा फिर से बनना चाहते हैं? ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया भर को चौंका दिया है, जिसका नतीजा पूरी दुनिया देख भी रही है। अमेरिका हर हाल में ईरान में रिजीम चेंज चाहता था। वहीं खामनेई को मारकर भी उनका ये सपना पूरा तो नहीं हो पाया। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल अब भी ईरान पर मिसाइलों से बम बरसा रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका का पूरा फोकस ईरान पर ही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार धमका रहे हैं, सरेंडर करने को भी बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के बाद अपना अगला टारगेट फिक्स कर लिया है। देखिए, अब सवाल है कि ईरान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट कौन होगा? यही सवाल आपके मन में चल रहा होगा। वेनेजुएला में मादुरो को अरेस्ट किया गया, ईरान में खामनेई को मारा गया। अब किस देश की बारी है जिस पर अमेरिका की टेढ़ी नजर है? इसका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। सुनिए उन्हें। What's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अगले टारगेट का हिंट तो दे दिया,
लेकिन उन्होंने जंग को लेकर क्या कुछ और संकेत दिए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी यहां दे देते हैं। देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने नया इशारा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगला फोकस क्यूबा पर हो सकता है। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले ईरान की जंग जो है वो खत्म करनी है और उसके बाद क्यूबा पर ध्यान दिया जाएगा। ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आप क्यूबा पर अच्छा काम कर रहे हैं। मार्को रूबियो को लेकर इन्होंने ये कहा, क्यूबा पहले से अमेरिकी ऊर्जा ब्लॉकेट झेल रहा है। 9 जनवरी से क्यूबा में तेल आयात लगभग बंद है। इससे देश में ईंधन संकट तो गहरा ही गया है, कई फ्लाइट्स भी कम करनी पड़ी है। ट्रंप का दावा है कि क्यूबा अमेरिका से डील चाहता है। उन्होंने कहा कि क्यूबा बातचीत के लिए बेताब है। ट्रंप रूबियो क्यूबा को लेकर पहले बैठक कर चुके हैं और क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार बदलने की बात भी कर चुके हैं। ईरान पर हमलों के बाद अब क्यूबा में भी डर बढ़ गया है कि कहीं उन्हें अगला टारगेट ना बना लिया जाए। अपने अगले मिशन पर जाने के लिए ट्रंप ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। तेहरान की आपको जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे तेहरान धधक रहा है। आपके सामने तस्वीर के जरिए पूरी कहानी कहते हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल लगातार 7वें दिन भी ईरान के शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं जो तेहरान की सामने आई है। राजधानी तेहरान किस तरह से धधक रही है इन हमलों में, आपको तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं। तेहरान पर बरस रहा अमेरिकी कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब तेहरान की आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए जहां लगातार अटैक्स हो रहे हैं और ये रात की तस्वीरें रिहायशी इलाका जैसा लगता है। आप तस्वीर में देखिए और धमाकों की आवाज आप सुन पाएंगे। वहीं अमेरिका इजराइल सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उनके प्रॉक्सीज को भी खत्म करने में लगे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमकर बमबारी हुई है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद का मुख्यालय ही तबाह कर दिया है, उसकी फुटेज ये सामने आई है। वहीं ईरान के बयानों के बीच अमेरिका ने ईरान के एयरक्राफ्ट हैंगर पर हमले का वीडियो जारी किया है। आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, अमेरिका किस तरह ईरान को कमजोर करने में लगा हुआ है। ये एयरक्राफ्ट हैंगर है जिसे तबाह कर दिया गया है। और अपने अगले टारगेट पर पहुंचने के लिए अमेरिका ईरान को कैसे कब्रगाह बनाने पर लगा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पूरी कहानी। देखिए, अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान में 1230 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। मारे गए लोगों में 168 बच्चे और 14 शिक्षक भी शामिल हैं। ईरान में अब तक 1300 हमले हुए हैं, 14 मेडिकल सेंटर्स निशाना बनाए गए हैं। तेहरान की बात करें, कोम, इस्फहान समेत 24 से ज्यादा प्रांतों में हमला हुआ है। यूएस के हमलों में ईरान के 48 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हैं। स्कूल में हुए हमलों में 170 बच्चों के मारे जाने की खबर है। ईरान में कई जगह पानी और बिजली सप्लाई भी ठप हुई है। इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं। ये पूरा अपडेट है ईरान को लेकर। और ईरान और यूएस इजराइल की जारी जंग के बीच अमेरिका एक और नए देश पर जंगी मोर्चा खोलने के मूड में कैसे है, इसका नाम क्यूबा है। लेकिन अमेरिका क्यूबा के पीछे अब क्यों पड़ रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। Cuba is ready to fall. Yes. मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ा है। धरती का एक कोना तबाही के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के बाद अब अमेरिका की नजरें कहां मुड़ चुकी हैं? व्हाइट हाउस से आए संकेतों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी विदेश नीति के रडार पर अब क्यूबा है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि जैसे ही मौजूदा वैश्विक मुद्दों से निपट लिया जाएगा, क्यूबा को लेकर एक नई और आक्रामक पहल शुरू की जा सकती है। दुनिया ईरान में उलझी है, लेकिन अमेरिका ने अपनी अगली बिसात बिछा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने ट्वीट और मीडिया बयानों को खंगालें तो पता चलता है कि क्यूबा पर उनकी नजर पहले से ही खराब थी। नए साल की शुरुआत के साथ जब अमेरिका ने वेनेजुएला की सत्ता पलटी, तभी वो क्यूबा का जिक्र कर चुके थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था, क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से मिलने वाले भारी मात्रा में तेल और धन पर निर्भर रहा है। बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के पिछले 2 तानाशाहों को सुरक्षा दी, लेकिन अब और नहीं। वेनेजुएला को अब उन गुंडों और जबरन वसूली करने वालों से सुरक्षा की जरूरत नहीं है। क्यूबा को अब और तेल या पैसा नहीं भेजा जाएगा, जीरो। मेरा सुझाव है कि बहुत देर होने से पहले वो समझौता कर लें। ट्रंप ने ऐसा लिखकर क्यूबा के साथ अमेरिका की उसी पुरानी दुश्मनी में फूंक मारी थी
जिसकी आग बीते लगभग 7 दशकों से जल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय इस आग पर पानी डालने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन ये आग ठंडी होती इससे पहले ही ट्रंप ने इसे फिर से भड़काना शुरू कर दिया। सवाल है कि आखिर अमेरिका और क्यूबा में दुश्मनी क्यों है, ये कब से शुरू हुई? एक रिपोर्ट की माने तो क्यूबा के संबंध रूस और चीन से अच्छे हैं और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है। ट्रंप का रूस से कोई जुड़ाव नहीं है और चीन से उन्हें खतरा महसूस होता है, लिहाजा वो चीनी असर को पश्चिमी गोलार्ध से मिटाना चाहते हैं। अमेरिका की क्यूबा से नाराजगी को समझने के लिए इस देश के 125 सालों के इतिहास को पलट लेते हैं। 1902 में क्यूबा स्वतंत्र हुआ। इससे पहले क्यूबा पर स्पेन का शासन था। 1898 में स्पेन हारकर क्यूबा अमेरिका को दे गया। टॉमस इंस्ट्राडा पाल्मा पहले राष्ट्रपति बने। कुछ समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विद्रोह के बाद अमेरिका ने क्यूबा में दखल दिया। 1909 में अमेरिकी निगरानी में चुनाव हुए। होजे मिगुएल गोमेज राष्ट्रपति बने। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 1912 में नस्ली भेदभाव के खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलन दबाने के लिए अमेरिकी सेना फिर आई। 1933 में बतिस्ता ने तख्ता पलट किया। राष्ट्रपति मचाडो को सत्ता से हटाया गया। 1953 में फिदेल कास्ट्रो ने विद्रोह किया, लेकिन ये विद्रोह असफल रहा। यहीं से अमेरिका क्यूबा की दुश्मनी गहरी हुई और वो दुश्मनी अभी तक चली आ रही है और अब तो तेल के खेल में क्यूबा की हिस्सेदारी आ रही है, तो वो चाहते हैं कि उसे आउट कर दिया जाए। यहाँ प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।